Hello, good morning friends and welcome to today's session History of English Literature. Dear friends, History of English Literature के सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से संबंधित जो फैक्ट थे इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और समझाने का भी प्रयास किया है कि एंग्लो सैक्सन नाम कैसे पड़ा और एंग्लो सैक्सन का टाइम कब से कब तक माना जाता है। तो एंग्लो सैक्सन का टाइम 450 से लेकर 1066 तक का टाइम माना जाता है। और इस पीरियड में, इस एज में कितने महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे जिनमें हम लोगों ने बेडे को पढ़ा और आज हम लोग कैडमन, सीने वुल्फ और अल्फ्रेड को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैडमन एक ऐसे लिटरेरी पर्सन्स थे जिनको एंग्लो सैक्सन एज का मिल्टन कह करके पुकारा जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है? ही इज known as the Milton of Anglo-Saxon age। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। And he is known as paraphrase। ये पैराफ्रेज के लिए भी जाने जाते हैं। अब पैराफ्रेज क्या है आइए समझते हैं। पैराफ्रेज is the story of Genesis, Exodus and a part of Daniel। यह जो पैराफ्रेज वर्क है, इस वर्क में जेनेसिस के स्टोरी को दिखाया गया है, एक्सोडस की स्टोरी को दिखाया गया है और डेनियल के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कैडमन ही इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन एज एंड नोन पैराफ्रेज। पैराफ्रेज is the story of Genesis, Exodus and a part of Daniel. He is the first poet who gave a definite name and date his works। कैडमन इस समय के ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने अपने वर्क में डेफिनिट नेम एंड डेट दिया, यानी कि जब ये अपने वर्क को लिखा करते थे तो उसमें टाइम और अपना खुद का नाम देते थे जिससे कि पता चल सके कि यह पोएम कब लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई। इसके पहले जितने भी लिटरेरी पर्सन्स थे उनके वर्क में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था, यानी कि उनके वर्क विदाउट नेम एंड डेट हुआ करते थे। जैसे कि बीओवुल्फ, यह एक ऐसी एपिक पोएम थी जिसको अभी तक लोग जान नहीं पाए कि किसने लिखा या किस सेंचुरी में लिखा गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और बात करें नेक्स्ट लिटरेरी पर्सन सीने वुल्फ। तो सीने वुल्फ को भी स्पेशली साइंड एंड अनसाइंड के नाम से जाना गया है, यानी कि इसके बाद के जो लिटरेरी पर्सन्स थे सीने वुल्फ, इन्होंने अपने वर्क्स में साइंड यानी कि सिग्नेचर एंड अनसाइंड यानी कि विदाउट सिग्नेचर के वर्क भी लिखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कैडमन किस लिए जाने जाते हैं? तो डेफिनिट नेम एंड डेट के लिए जाने जाते हैं। और सीने वुल्फ किस लिए जाने गए हैं? तो सीने वुल्फ साइंड एंड अनसाइंड के लिए जाने गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है कैडमन एंड सीने वुल्फ। और सीने वुल्फ किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले पोएट या लिटरेरी पर्सन्स थे? कैडमन किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले थे? और इसके पहले जो बेडे थे। आई होप कि बेडे के लिए कंफ्यूजन बना हुआ है कि बेडे बिलोंग्स टू 7th century and 8th century, while Caedmon belongs to 7th century
एंड सीने उल्फ बिलोंग 8th century while अल्फ्रेड बिलोंग्स टू 9th century। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बेडे 7वीं या 8वीं सेंचुरी से बिलोंग करने वाले पोएट्स थे, कैडमन 7वीं शताब्दी से बिलोंग करने वाले थे, सीने उल्फ 8वीं शताब्दी से बिलोंग करने वाले पोएट थे और अल्फ्रेड 9वीं शताब्दी से बिलोंग करने वाले पोएट थे। तो ये इन तीनों राइटर्स में माइनर सा डिफरेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट लिटरेरी पर्सन सीने उल्फ। सीने उल्फ यानी ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज। सीने उल्फ को इस समय का सबसे महत्वपूर्ण राइटर या पोएट के रूप में याद किया जाता है। ही बिलोंग्स टू 8th century। यह एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जो कि 8th century से बिलोंग करते थे। वाइल बेडे फ्रॉम 7th and 8th century, कैडमन फ्रॉम 7th century and सीने उल्फ 8th century, नेक्स्ट 9th century अल्फ्रेड। यानी कि अल्फ्रेड 9वीं शताब्दी से बिलोंग करने वाले लिटरेरी पर्सन थे। लेट अस सी हिज साइंड पोएम्स एंड अनसाइंड पोएम्स। तो आइए हम लोग देखते हैं सीने उल्फ के साइंड पोएम और अनसाइंड पोएम। आई होप कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन सीने उल्फ से आपको क्या याद करना है कि यह 8वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण पोएट थे और इनके जो पोएम हुआ करते थे वह साइंड और अनसाइंड हुआ करते थे। साइंड पोएम मेंशन किया गया है और अनसाइंड पोएम। तो आइए देख लेते हैं। लेट अस सी साइंड पोएम्स एंड अनसाइंड पोएम्स। तो आइए देखते हैं कि सीने उल्फ के साइंड पोएम कितने थे और अनसाइंड पोएम कितने थे। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण पोएम है केवल उन्हीं का हम जिक्र करेंगे, स्पेशली वे पोएम जो कि W.J. लॉन्ग बुक में दिए गए हैं और जॉन M.C. रे के बुक में दिए गए। पहली पोएम है द क्राइस्ट। यह किस प्रकार की पोएम है? तो यह साइंड पोएम की कैटेगरी में आती है। तो साइंड पोएम की लिस्ट में कितने पोएम हैं? जो महत्वपूर्ण पोएम है वह 4 पोएम है। कौन कौन सी है? द क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट ऑफ एपोस्टाइल्स एंड इलेन। यह 4 महत्वपूर्ण पोएम है जो कि साइंड पोएम्स के नाम से जानी जाती है। यानी कि इन पोएम्स पर सीने उल्फ ने अपने साइन किए हैं, अपने सिग्नेचर किए हैं। नेक्स्ट पोएम एंड्रियास द फिनिक्स, ड्रीम ऑफ द रोड, द डिसेंट इनटू हेल, गुथलक द वॉन्डरर, सम ऑफ द राइडल्स, द स्वान, द स्टॉर्म स्पिरिट। ये जो महत्वपूर्ण पोएम दिए गए हैं यह सब अनसाइंड पोएम के लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यानी यह एक ऐसी पोएम है जिस पर सीने उल्फ ने साइंड नहीं किए हैं। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि सीने उल्फ इस समय के महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने अपने वर्क में साइंड किए और अनसाइंड किए। जबकि कैडमन किस लिए जाने गए हैं? डेफिनिट नेम एंड डेट। अपने रचनाओं में उन्होंने क्या दिया है? डेफिनिट नेम एंड डेट। अब आइए इस समय के जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन है वह है अल्फ्रेड। पहली बात तो यह है कि अल्फ्रेड एक किंग थे। इनका शासन बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये साहित्य में बहुत रुचि लेते थे। साहित्य में रुचि लेने के कारण इन्होंने यूरोपियन स्कॉलर्स एंड टीचर्स को
अपने कंट्री में बुलाया और उससे इन्होंने लैटिन भाषा का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने लैटिन भाषा सीखा। और लैटिन भाषा सीखा तो ऐसे सीखा जैसे कि एक बालक को शिक्षा दी जाती है, यानी कि भाषा सीखते हुए वह अपने टीचर्स और जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनके सामने एज अ चाइल्ड के रूप में प्रेजेंट हुआ करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इन्होंने फाइनली अपने पेन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी साहित्य को एक्सेप्ट कर लिया और उनका जो स्वॉर्ड था यानी तलवार था यानी उसको इन्होंने गिव अप कर दिया, यानी त्याग दिया। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसे किंग थे जिन्होंने साहित्य में रुचि ली और साहित्य के साथ साथ लैटिन भाषा को एक्सेप्ट करके बहुत सारे रूल्स और राइट्स यानी नियम और अधिकार बनाए जो कि अपने कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी इनके देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से अल्फ्रेड जाने गए हैं। अल्फ्रेड को स्पेशली ट्रांसलेटर के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ट्रांसलेटर के रूप में। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान देंगे कि इन्होंने नेवी भी बनाई। नेवी बनाने का मतलब यानी कि समुद्री बेड़े तैयार किए गए, जिसके कारण से फर्स्ट इंग्लिश फ्लीट का इन्होंने निर्माण किया, यानी इन्होंने बनाया और बनाने की वजह से इनकी आर्मी बहुत पावरफुल बन जाती है और जो रूल्स और राइट्स दिए उस पे यहाँ के लोग उसका पालन करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि एक ऐसे किंग थे जिन्होंने वसेक्स और नॉर्थम्ब्रिया के बीच संधि भी करवाई। तो आइए देखते हैं अल्फ्रेड। जो किंग अल्फ्रेड थे इनका जन्म 848 में होता है और 911 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स। किंग अल्फ्रेड वेसेक्स के किंग थे। देयर बिकेम अ ट्रीटी बिटवीन वेसेक्स एंड नॉर्थम्ब्रिया नेम्ड वेडमोर, यानी कि वेसेक्स और नॉर्थम्ब्रिया के बीच इनके समय में एक संधि होती है। उस संधि का नाम दिया जाता है वेडमोर, यानी वेडमोर नामक ट्रीटी भी इनके समय में होती है। ही लर्न लैटिन एंड ब्रॉट सम यूरोपियन स्कॉलर्स एंड टीचर्स। इन्होंने लैटिन भाषा का अध्ययन किया और यूरोप से महत्वपूर्ण स्कॉलर्स विद्वानों को एंड टीचर्स अध्यापक को इन्होंने अपने कंट्री में बुलाया। ही गेव अप हिज स्वॉर्ड एंड एक्सेप्टेड पेन। इन्होंने अपने तलवार को त्याग दिया और एक्सेप्टेड पेन। पेन को स्वीकारने का मतलब इन्होंने साहित्य में रुचि ली और बहुत सारे रूल्स बनाए और उस रूल को खुद फॉलो किया और अपने कंट्री के लोगों को भी इसको फॉलो करवाया। ही गेव मेनी रूल्स एंड राइट्स हिज कंट्री। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत से रूल्स और राइट्स दिए जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। ही मेड नेवी अगेंस्ट डेंस। इन्होंने डेवेंस के विरुद्ध एक नेवी का निर्माण कराया, यानी एक नेवी बनाई जिसको कि फर्स्ट इंग्लिश फ्लीट के नाम से पुकारा गया है। ही इज नोन एज ट्रांसलेटर। यह एक ऐसे लिटरेरी पर्सन और किंग थे जिनको कि ट्रांसलेटर के रूप में जाना गया है। ही स्टॉप्ड गोल्डन रूल्स। जो उस समय गोल्डन रूल हुआ करता था एंग्लो सैक्सन टाइम में, उस रूल को इन्होंने स्टॉप्ड कर दिया। एंड मेड कोर्ट, और इन्होंने कोर्ट की स्थापना की, यानी कोर्ट को बनाया और बनवाया। एंड ही मेड 10 कमांडेड रूल्स। इन्होंने 10 कमांडेड रूल की स्थापना की, यानी 10 कमांडेड रूल बनाया
जो कि इनके कंट्री के लोगों के लिए, उनकी आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, यह रहा एंग्लो सैक्सन एज का महत्वपूर्ण फैक्ट। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा जो कि कैडमन, सीने उल, अल्फ्रेड से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंग्लो सैक्सन पे और भी डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।